अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। पाकिस्तान में कुल भेड़ बकरियों की तादाद 118 मिलियन के करीब है और इस तादाद के लिहाज से वतने अजीज दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। जायके की बात करें तो पाकिस्तानी मटन दुनिया भर में पसंद किया जाता है, मगर इसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट की सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन है। हम एक्सपोर्ट का टोटल 1% का हिस्सा भी नहीं ले पा रहे। पाकिस्तान दुनिया के 11 मुख्तलिफ ममालिक को मटन एक्सपोर्ट करता है, मगर इनमें कोई एक भी मुल्क हाई एंड मार्केट का हामिल नहीं है जहां से अच्छा रेट मिल सके। किसान अपनी मदद आपके तहत फार्मिंग करते हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट प्रोटोकॉल्स को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। न्यूजीलैंड के एक शीप फार्म पर भेड़ों की तादाद 29,000 के करीब है और वहां इस तरह के फार्म हजारों में हैं। दुनिया के दीगर ममालिक में भी फार्म्स पर जानवरों की तादाद हजारों में होती है, मगर पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा फार्म नहीं जहां जानवरों की तादाद 1,000 के करीब हो। हमारे यहाँ अक्सर छोटे फार्म पाए जाते हैं जहां जानवरों की तादाद 100 से भी कम होती है। इस तरह के फार्म को किसी सूरत भी कमर्शियल फार्म नहीं कहा जा सकता। आज का प्रोग्राम कमर्शियल शीप गोट फार्मिंग के बारे में है। हम किसानों को बताएंगे कि ये फार्म कैसे बनाया जा सकता है, कितने अखराजात आते हैं, कितना मुनाफा आता है, इन जानवरों की बीमारियां कौन सी हैं, उनका इलाज क्या है, इनकी वैक्सीनेशन कब और कौन सी करनी चाहिए, और आपकी मुलाकात करवाएंगे इस कारोबार के माहिरीन से। ज़रूरी इकोनॉमी में लाइफ स्टॉक का हिस्सा तकरीबन 62% बनता है, जिसकी सालाना शरह नमू 3% से भी ज्यादा है। जानवरों को किसानों की ATM मशीन कहा जाता है। जब जरूरत पड़ी जानवर फरोख्त करके जरूरत पूरी कर ली। हमारे रवायती देही कल्चर में कम या ज्यादा तादाद में तकरीबन हर किसान के पास जानवर मौजूद होते हैं, मगर हम आज तक इस फार्मिंग को मैकेनाइज नहीं कर पाए। मटन फार्मिंग में हमारे यहाँ कमर्शियल फार्म की तादाद ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से ये शोबा तरक्की नहीं कर पा रहा। हकीकत ये है कि लाइफ स्टॉक ही एक ऐसा सेक्टर है जो मुख्तसर अरसे में किसान और पाकिस्तान दोनों को खुशहाल बना सकता है। मटन फार्मिंग में मुनाफे की शरह 30% से जायद होती है, मगर पाकिस्तान में किसान अपने फार्म का स्केल छोटा रखते हैं, जिसकी वजह से अखराजात ज्यादा आते हैं और मुनाफे की शरह कम हो जाती है। हौसला अफजा नताइज ना होने की वजह से फार्म बंद कर दिया जाता है। इस तरह के हजारों फार्म पाकिस्तान में खुलते और बंद होते रहते हैं। आइए देखते हैं कि छोटा स्केल होने की वजह से क्या नुकसानात होते हैं और पाकिस्तान में कमर्शियल स्केल के फार्म क्यों नहीं बन पा रहे। स्मॉल रूमिनेंट यानी छोटे जानवरों के फार्म की कामयाबी के लिए जरूरी है कि वहां कुछ बुनियादी प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाए, जैसा कि DVM डॉक्टर, माहिर लाइफ स्टॉक फीड, ट्रेन लेबर, हवादार शेड, ताज़ा पानी, बिजली का बैकअप सिस्टम, म्यारी ग़िज़ाई अज्जा की मुसलसल फ्राहमी वगैरह। ये सब चीजें फार्म पर मौजूद होनी चाहिए। जब फार्म का स्केल छोटा होता है तो फार्मर मतलूबा टीम हायर नहीं कर सकता और बाकी जरूरियात भी जुगाड़ से पूरी की जा रही होती हैं, जिसकी वजह से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो पाते। कमर्शियल मटन फार्मिंग में दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए चंद बुनियादी असूलों का जानना जरूरी है, और वो चंद बुनियादी असूल जानने के लिए हम इस वक्त बहादुर नगर फार्म ओकाड़ा में मौजूद हैं और यहाँ शीप एंड गोट सेक्शन के इंचार्ज डॉक्टर ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ीशान साहब से जानते हैं कि कमर्शियल शीप गोट फार्मिंग के बुनियादी असूल क्या हैं और किस तरह ये फार्मिंग कामयाब बनाई जा सकती है। जी, मटन फार्मिंग हमारे मुल्क की मईशत में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है और हमारे जो मुल्क के फार्मर हैं वो उनकी ख़ास तवज्जो है मटन फार्मिंग की तरफ, क्योंकि वो इससे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का बहुत अहम सरमाया इससे हासिल करते हैं। मटन फार्मिंग के लिए जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ है वो ये है कि आप अच्छी नस्ल का इंतखाब करें। अच्छी नस्ल जो हमारे मुल्क में पाई जाती है बीतल नस्ल, वो दोगली नस्ल भी है और मिल्क और मीट के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा आप टैडी नस्ल की जो बकरियाँ हैं
वो भी मटन फार्मिंग के लिए इंतहाई अहम हैं और जो अच्छी पैदावार देती हैं। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो टेरी नस्ल की बकरियाँ हैं वो साल में 2 दफ़ा बच्चे भी दे देती हैं और इनमें ट्विनिंग की और ट्रिपलेट की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान में छोटे छोटे फार्म्स बनते हैं, जबकि हम दीगर ममालिक की बात करें तो 30,000 40,000 जानवरों का फार्म, और हमारे यहाँ मुश्किल से लोग 100-150 पे जाते हैं? जी, हमारा मुल्क, आपको पता है कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो हमारे किसान हैं उनका रोज़मर्रा ज़िंदगी का दारोमदार जो है वो ज़राअत पर है, और छोटे जो जानवर हैं वो उनको अपने घरों में रखते हैं सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। तो क्योंकि जो फार्मर है उसका आप देखें जो लाइफस्टाइल है और उसका जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो इंतहाई सादा है, वो इस पर ज़्यादा खर्चे नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जानवर के चुनाव के बाद जो शेड है जानवर का, वो किस तरह का होना चाहिए और उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जानवर सेहतमंद रहे? सतह ज़मीन से थोड़ा सा बुलंद हो, जिसकी वजह से जो उसका वेस्ट है वो प्रॉपर्ली जो है वो उसका ड्रेनेज का वो मुनासिब इंतज़ाम हो, और इसके अलावा जो है वो सायादार हो। फिर सर्दियों में और गर्मियों में जो एक्सट्रीम वेदर है उससे उसको बचाया जा सके। अच्छा, एक्सट्रीम वेदर से बचने के लिए दुनिया में स्लेटिंग फ्लोर का कॉन्सेप्ट है, और ये हम इस वक्त एक रिसर्च स्टेशन में मौजूद हैं। यहाँ भी सादा शेड है, स्लेटिंग फ्लोर वाला नहीं है, यानी बिल्कुल सिंपल है। तो क्या वजह है कि जो जदीद रुझानात हैं वो पाकिस्तानी मटन फार्मिंग में नहीं आ रहे? हम जो शेड बनाते हैं, अगर आप ये शेड देखें तो शेड की जो हम उसके फ्रूफ बनाते हैं वो बाकायदा उससे होती है कि जो सतह ज़मीन से उसकी जो दरमियानी सतह है वो 12 फुट के करीब हम ऊंची रखते हैं, और जो उसके अतराफ़ है वो 9 फुट के करीब रखते हैं, ताकि ऊपर से जो अगर बारिश भी आती है तो वो अतराफ़ में जाए, शेड के अंदर की तरफ जो है वो पानी ना जाए। इस तरह जो आप स्लेटिंग फ्लोर की बात कर रहे हैं उसमें भी ज़्यादा रुझान यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और फिर फार्मर प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं करवाते, जिसकी वजह से जानवरों की हलाकत का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या वजह है? फार्मर्स को अवेयरनेस नहीं है, या सहूलियात का फुकदान है, या वैक्सीनेशन महंगी हैं? लोग क्यों नहीं शेड्यूल फॉलो करते? इसमें जो मैं कंसीव किया वो ये है कि हमारा अवेयरनेस, कि फार्मर अवेयरनेस जो है वो जितनी हम ज़्यादा करेंगे उतना ही लोगों को रुझान होगा, क्योंकि आमतौर पर फार्मर जो है वो देसी टोटकों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और जो सीजनल जो डिजीज़ आती हैं उनका उन्हें इतना नो हाउ नहीं है। जानवरों की जो मुख्तलिफ नस्लें हैं उनके फ़ायदे क्या हैं, किस इलाके में पाई जाती, तो हमें इस फार्म पे जो चंद एक आपके पास डिफरेंट ब्रीड्स मौजूद हैं उनके बारे में कुछ बताएं। बहादुरनगर फार्म में हमारे पास बकरियों की 8 मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं, और ये हमारा लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट का वाहिद ऐसा फार्म है जहाँ पे आपको बकरियों की ज़्यादा से ज़्यादा इकसाम मिलेंगी, और किसी फार्म पे आपको इतनी नहीं मिलेंगी। मटन फार्मिंग में कामयाबी की बुनियाद शेड को समझा जाता है। शेड अगर अच्छा बना हो तो जानवर सेहतमंद रहता है। हमारे अक्सर किसान शेड बनाने में कुछ बुनियादी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से जानवर की पैदावारी सलाहियत मुतासर होती है और जानवर अक्सर बीमार रहता है। आइए आपको बताते हैं कि शेड बनाते वक्त किन बुनियादी असूलों का ख्याल रखना चाहिए। शेड का डिजाइन जानवरों की तादाद के लिहाज से डिजाइन किया जाता है। बुनियादी तौर पर छोटे जानवरों को 2 तरह की स्पेस दरकार होती है, कवर्ड एरिया और ओपन स्पेस। फी जानवर कवर्ड एरिया तकरीबन 12 स्क्वायर फीट जबकि ओपन एरिया 30 स्क्वायर फीट तक रखा जाता है। दुनिया में स्लेटिंग फ्लोर टेक्नोलॉजी पर शेड डिजाइन किए जाते हैं, यानी जानवरों के खड़े होने या बैठने की जगह जमीन की बजाय लकड़ी का फ्लोर होता है, जहां से जानवरों का वेस्ट जमीन पर गिरता है और जानवर खुश्क जगह पर बैठ सकते हैं। स्लेटिंग फ्लोर सिर्फ कवर्ड एरिया में ही बनाई जाती है, जो जानवरों को सर्दी और गर्मी दोनों से महफूज रखती है, जबकि ओपन एरिया इसलिए रखना जरूरी होता है कि जानवर खुले आसमान तले चहलकदमी कर सकें, सर्दियों में धूप ले सकें जबकि गर्मियों में रात बाहर गुजार सकें। शेड में ऑटोमेटिक निजाम के तहत ताज़े पानी का इंतजाम होना जरूरी है। गैर मेयारी शेड जानवरों की मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है, इसलिए शेड हमेशा प्रोफेशनल से ही बनवाना चाहिए। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक बकरी का दूध लो फैट और हाई मिनरल्स दूध होता है, जो दीगर दूध की निस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मगर पाकिस्तान में बकरी का दूध इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बरक्स दीगर ममालिक में बकरी का दूध बिल्कुल उसी तरह पैकिंग में मार्केट में दस्तयाब होता है जिस तरह गाय और भैंस का दूध।
सांतरी व जहर काटा और नमूनिया जानवरों की जानलेवा बीमारियां हैं जो बास औकात 50% से जायद जानवरों की हलाकत का बायस बन सकती हैं। मगर हमारे कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके फार्म्स पर इन बीमारियों से हलाकतों की तादाद 0 है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने फार्म पर जानवरों को सेहतमंद रख सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में नर जानवरों की 3 बड़ी मार्केट्स पाई जाती हैं। मकामी गोश्त की जरूरत पूरी करने के लिए जानवरों को स्लाटर करना और एक्सपोर्ट के लिए जानवरों को तैयार करना। तीसरी और सबसे अहम मार्केट ईद कुर्बान के लिए जानवरों को पालना। बकरे और छतरे ईद कुर्बान पर सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श कारोबार है। आइए इन तीनों कारोबार के अलग-अलग सेगमेंट्स देखते हैं। पाकिस्तान भर में बकरा ईद पर 15 लाख से जायद भेड़ बकरियां अल्लाह की राह में कुर्बान की जाती हैं और छोटे जानवर पालने वाले किसानों के लिए यही सबसे अच्छी मार्केट है जहां से किसानों को जानवर की अच्छी कीमत मिलती है। मगर ये मार्केट साल में सिर्फ एक बार ही दस्तयाब होती है, इसलिए साल भर का साइकिल चलाना मुमकिन नहीं। दूसरी बड़ी मार्केट मकामी मंडियों में गोश्त की फरोख्त है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 800,000 मैट्रिक टन भेड़ बकरी का गोश्त खाया जाता है। यूं ये सबसे बड़ी मार्केट है, मगर यहाँ किसान को मुनासिब रेट नहीं मिल पाता। इस मार्केट में मादा जानवरों की स्लॉटरिंग ज्यादा की जाती है, जिसकी वजह से खदशा है कि ब्रीडिंग कम होने के बायस जानवरों की तादाद में कमी आ जाए। तीसरी मार्केट एक्सपोर्ट की है जो पूरा साल किसानों के लिए दस्तयाब है। रेट भी मुनासिब मिलता है, मगर किसानों का रुझान इस मार्केट की तरफ बहुत कम है। यही वजह है कि हम अपनी कुल पैदावार का सिर्फ 2% ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। दुनिया भर में शीप गोट फार्मिंग के 2 मेजर बिजनेस मॉडल चलाए जा रहे हैं, नस्ल कशी यानी ब्रीडिंग और दूसरा जानवरों की फैटनिंग करना यानी गोश्त के लिए जानवर पालना। पाकिस्तान में भी ये दोनों मॉडल चलाए जा रहे हैं, मगर सदियों पुराने रवायती तरीके पर। इस काम में जिद्दत ना होने के बराबर है। यही वजह है कि हमारा किसान ना तो फार्म का स्केल बड़ा कर सकता है और ना ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकता है। ब्रीडिंग फार्म्स पर प्रोटोकॉल्स ना होने के बायस हमारे जानवरों की क्रॉस ब्रीडिंग बढ़ती जा रही है, जिससे प्योर नस्ल के जानवर कम होने के खदशात बढ़ चुके हैं। इसी तरह मटन फार्म्स पर भी जानवरों की तादाद इतनी कम होती है कि एक फार्म से एक कंटेनर भी एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में एक कंटेनर में एक साइज के गोश्त की ज्यादा कीमत मिलती है और ज्यादातर डिमांड भी इसी की ही होती है। मगर हमारे यहाँ एक भी ऐसा फार्म नहीं जो फीडलॉट फैटनिंग के असूलों के मुताबिक बनाया गया हो। अच्छी नस्ल की एक ब्रीडिंग बकरी की कीमत कम से कम 5 लाख रुपए है और ये ब्रीडिंग सबसे अच्छा सेगमेंट है जिससे किसान सबसे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मगर ये इंतहाई टेक्निकल काम है जिसको सीखते सीखते एक लंबा अरसा लगता है। पाकिस्तान के ब्रीडर्स में एक नुमाया नाम अली शाह का है। आइए आपको अली शाह साहब के पास बहावल नगर लिए चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ब्रीडिंग बिजनेस क्या है और किस तरह इसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे कुर्बानी में काफ़ी जानवर इस्तेमाल किए जाते हैं और पूरी दुनिया में जो खूबसूरत और अच्छा जानवर है उसकी वैल्यू होती है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 36 ब्रीड्स हैं, बहुत अच्छे फार्म्स अब काम कर रहे हैं। अब तो मॉडर्न फार्मिंग की तरफ भी तवज्जो दी जा रही है। आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, फैटनिंग फीड लॉट सिस्टम काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह ऑलरेडी आप अगर मार्केट्स को देखें, बहावल नगर में मदरसा मार्केट लगती है, रहीम यार खां में शेख वाइन के करीब मार्केट लगती है। हमारी 14 साल से एक मेहनत है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग हम करवा रहे हैं, टॉप क्लास एनिमल्स को टॉप क्लास एनिमल से प्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जानवर अपना लेंथ और हाइट्स ले रहे हैं, अपना फेस बेहतर बना रहे हैं, एनिमल की कन्फॉर्मेशन अच्छी है और मिल्क प्रोडक्शन बेहतर हो रही है। नए ब्रीडर को जी अपना पहले प्लान जो बिज़नेस प्लान है उसको लाजमी बनाना चाहिए। ब्रीडिंग सिस्टम एक होता है कि आप उसे ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं या आप उन जानवरों को कुर्बानी के लिए सेल करना चाहते हैं। तो जो उसका बिज़नेस प्लान है उसके हिसाब से वो अपने जानवर अगर रखेगा तो उसको फ़ायदा होगा।
शीप गोट फार्मिंग में सबसे क्रिटिकल एरिया बर वक्त जानवरों की वैक्सीनेशन कराना होता है। अगर बर वक्त वैक्सीनेशन ना की जाए तो पूरे का पूरा फार्म मुतासर हो सकता है और इसमें मोर्टेलिटी 20 से 30% तक हो सकती है। आज से 2 साल कबल पंजाब भर में काटा की बीमारी का आउटब्रेक हुआ था, जिससे लाखों जानवर हलाक हुए और इससे कई गुना ज्यादा तादाद में जानवरों की पैदावारी सलाहियत मुतासर हुई। आइए देखते हैं कि साल भर में भेड़ और बकरियों को कौन कौन सी वैक्सीनेशन किस वक्त लगवानी चाहिए। सबसे खतरनाक बीमारी PPR है, जिसे काटा भी कहा जाता है। ये छोटे जानवरों की जानलेवा बीमारी है जो किसी एक जानवर से पूरे फार्म में फैल सकती है और ऐसे फार्म पर अमवात की तादाद 50% से भी बढ़ने का खदशा होता है। इसलिए साल में 2 मरतबा इस बीमारी की वैक्सीनेशन करवाना जरूरी होती है। दूसरी खतरनाक बीमारी ETV है, जिसे आंतड़ियों का जहर भी कहा जाता है। ये बीमारी भी वायरस से फैलती है और वबाई शक्ल इख्तियार कर सकती है। इससे बचाव के लिए भी साल में 2 बार वैक्सीनेशन जरूरी होती है। निमोनिया की बीमारी भी छोटे जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए इस बीमारी की भी साल में 2 मरतबा वैक्सीनेशन जरूरी होती है। फुट एंड माउथ यानी मुंह खुर की बीमारी छोटे जानवरों को बराह रास्त बीमार नहीं करती, मगर ये वायरस के कैरियर के तौर पर काम करती है, जो बड़े जानवरों यानी कैटल को बीमार कर सकती है। इसलिए बेहतर होता है कि भेड़ बकरियों को भी कैटल की तरह मुंह खुर की वैक्सीनेशन लगवा ली जाए। मटन फार्म में सबसे जरूरी चीज ये है कि जानवरों की सेहत का ख्याल रखा जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी बीमारी ब्रेकआउट हो जाए तो ये पूरे का पूरा हर्ड को मुतासर करती है और आपके जानवर ज़ाया होने का भी खतरा होता है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मुजफ्फर साहब मौजूद हैं, जो जानवरों की बीमारियों के और वैक्सीनेशन के माहिर हैं। उनसे जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियाँ भेड़ बकरियों की जान ले सकती हैं। जहाँ तक इनकी बीमारियों का ताल्लुक है तो शीप और गोट की तकरीबन तमाम जो बीमारियां हैं वो तकरीबन सेम है, क्योंकि ये इस स्मॉल रूमिनेंट कैटेगरी में आता है जानवर जो है। तो इनकी जो बीमारियां हैं, जिस तरह सर्दियों की बीमारी निमोनिया है, इसके अलावा PPR है जिसे काटा भी कहते हैं उर्दू में, इसके अलावा चीचक है जिसे शीप गोट पॉक्स का नाम दिया जाता है, इसके अलावा जो है वो अंतड़ियों का जहर है जिसे एंटेरोटॉक्सीमिया कहते हैं। इस तरह की जो बीमारियां हैं, इनकी रोकथाम के लिए हमें जो है वो वैक्सीन करने की ज़रूरत पेश आती है। डॉक्टर साहब, ये वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं। अगर हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें, जो बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां हैं, वो कौन कौन सी हैं और वो कितनी खतरनाक है? बैक्टीरियल डिजीज़ भी, जिस तरह पेलोरोनिमोनिया है तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसकी भी वैक्सीनेशन होती है। इसी तरह इंतड़ियों का जहर है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसकी भी वैक्सीनेशन है। वायरल की भी वैक्सीनेशन है और बैक्टीरियल की भी वैक्सीनेशन है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनकी जो है वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, जैसे कोई फीवर हो गया या इस तरह का छोटी मोटी जो बीमारी हो गई तो उसकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो फौरी करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर वैक्सीनेशन के शेड्यूल की बात करें तो किस बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेशन कब होनी चाहिए, साल में कितनी बार होनी चाहिए? ये साल में 2 दफ़ा वैक्सीनेशन होनी चाहिए इनकी ना। जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया है कि जो एंटेरोटॉक्सीमिया है ये जून और दिसंबर में, जून जुलाई और दिसंबर जनवरी में इसकी वैक्सीनेशन होती है। इसी तरह जो है वो शीप पॉक्स जो गोट पॉक्स है उसकी मार्च और इसी तरह जो है वो सितंबर में। इसी तरह जो FMD है मुंह खुर की जो वैक्सीनेशन है वो भी अप्रैल और अक्टूबर में होती है। अच्छा, एक बड़ा कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में ये है कि जो महीने बताए जाते हैं वही हैं, जबकि इसका जो कुछ माहिरीन कहते हैं कि इसके जिस्म में एंटीबॉडीज़ मेंटेन होनी चाहिए। वो आप बेशक जनवरी में कराएं, फरवरी में कराएं, इसका मतलब ये है कि जब भी कराएंगे उसके 6 माह बाद आपने अगली डोज देनी। नहीं, इस तरह नहीं है। जिस तरह पेलोरोनिमोनिया की जो वैक्सीन है वो हमने वैक्सीन सर्दियों से पहले करनी होती है, ताकि सख्त सर्दी आने से पहले उसमें जो इम्यूनिटी है उसकी बीमारी के अगेंस्ट वो डेवलप हो जाए। जो ऑयल बेस्ड वैक्सीनेशन होती है और एक होती है वाटर बेस्ड। जो ऑयल बेस्ड होती है वो साल में 1 दफ़ा होती है और जो वाटर बेस्ड होती है वो साल में 2 दफ़ा होती है। अच्छा, ये बताएं कि आम किसान जो है वो ज़ाहिर है महंगी जो वैक्सीनेशन है वो ना इंपोर्ट कर सकता है ना वो परचेज़ कर सकता है, तो हुकूमत के जो मराकज़ हैं उनसे अगर फार्मर ने ये सर्विसेज लेनी हो तो उसका क्या तरीकाकार है? तो उसका तरीकाकार सिंपल सादा सा है। आपके करीब जो वेटनरी हॉस्पिटल है, जो डिस्पेंसरी है, आप वहाँ पे रब्ता करें तो आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त वैक्सीनेशन जो है वो जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का जो एहलकार है वो जाके
जहाँ पे आपका हर्ड मौजूद है वहाँ पे जाके वैक्सीनेशन करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है जिसे मुंह खुर भी कहते हैं, वो स्मॉल रूमिनेंट्स में उसके खतरात होते हैं आने के? उसमें ख़तरात तो कम है, लेकिन ये है कि एहतियातन जो है वो हम वैक्सीनेशन कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके फार्म को बड़े नुकसान से बचा सकती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दस्तयाब भी है। लेकिन मसला ये है कि हमारे किसानों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वैक्सीनेशन जो है, अगर हमारे पास 118 मिलियन जानवर हैं तो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 50% को भी वैक्सीनेशन नहीं लग रही, जिसकी वजह से हम बड़े नुकसानात कर बैठते हैं फार्म। इसमें बस बच्चों का गुजारा चल रहा है, लेकिन अब वो बात नहीं है जो पहले थी कि जो आदमी घर में 2 पैसे घर में बचा लेता था, अब बिल्कुल भी नहीं बचता, बल्कि माइनस में जाते हैं। किलो चारा पहले आ जाता था 150 रुपए का, 500 का आ रहा है। 35 के लगभग जानवर हैं मेरे पास। पहले इस फार्मिंग से मुनाफा होता था, लेकिन अब दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, डॉक्टर की फीसें बहुत ज़्यादा हैं, तो अब बहुत मुश्किल है। मुनाफा तो क्या नुकसान हो रहा है। हुकूमत की तरफ से कोई सहूलियात नहीं है। चारा कितना महंगा है और महंगाई के हिसाब से इनको खिलाना भी हमारे लिए बड़ा ना मसले का सामना करना पड़ रहा है। चारा महंगा, हर चीज़ महंगी हुई है। फिर किसी को माल बेचते हैं, उस पर नफा रख के तो कहते हैं यार इतना महंगा बेच रहे हैं आप, तो भाई महंगा तो होगा ना। 30 जानवर है हमारे पास। नहीं, पहले मुनाफा होता था और अब नहीं है, क्योंकि ना इधर कोई सरकारी तौर पे डॉक्टर आता है चेक करने के लिए। अब हर चीज़ महंगाई है। हुकूमत को चाहिए कि कोई सरकारी डॉक्टर चेक करने आए, महीने में 1 बार आ जाए बेशक। भेड़ बकरियों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन गोश्त की अच्छे मटन की कीमत की बात करें तो पाकिस्तान और अमेरिका में बिकने वाला मटन रेट में तकरीबन बराबर है। वजह सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ जानवरों की पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गोश्त भी महंगा है। पाकिस्तान भर में भेड़ बकरियों की दर्जनों नस्लें पाई जाती हैं जो अपनी खुसूसियात की वजह से मशहूर होती हैं और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नस्लें पाली जाती हैं। हर नस्ल हर इलाके में अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, इसलिए मखसूस नस्लें मखसूस इलाकों में पाली जाती हैं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में कौन सी भेड़ और कौन सी बकरी अच्छी पैदावार दे सकती है। हम इस वक्त एक ऐसे शेड में मौजूद हैं जहां मुख्तलिफ इकसाम की बकरियों की नस्लें रखी गई हैं। डॉक्टर ज़ीशान से पूछते हैं कि कौन सी बकरी की क्या खसूसियात हैं और वो किस इलाके में पाई जाती है। जी डॉक्टर साहब। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे आपको बीतल नस्ल की 4 स्ट्रेन्स मिलेंगी। इसमें जो ये काली डब्बी जिसे हम कहते हैं फैसलाबादी, जो फैसलाबाद जेहलम गुजरांवाला साइड पे पाई जाती है, ये बीतल फैसलाबादी बीतल फैसलाबादी है। ये आपके साथ जो मक्खी चीनी बड़ी मशहूर ब्रीड है हमारी, ये मिल्क और मटन दोनों के लिए पाली जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़े माशाल्लाह खूबसूरत सफ़ेद रंग के जानवर हैं, ये क्या है? ये जी बीतल नस्ल की हमारे पास नुकरी, आपने सुना होगा ब्रीड। राजनपुर का इलाका है हमारे पंजाब का, तो राजनपुर में पाई जाती है, डेरा गाजी खान में पाई जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ब्राउन कलर का है ये कौन सा? हाँ जी, ये ब्राउन लाइट और ब्राउन स्पॉटेड जो जानवर है, ये भी बीतल नस्ल का गुजराती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा खूबसूरत जानवर है, ये क्या चीज़ है? जी, ये जानवर पाकिस्तान की पहचान है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा ये जानवर आपको दुनिया में किसी भी कंट्री में आपको नहीं मिलेगा। और इस जानवर को एक ख़ास इसकी चाल ढाल की बुनियाद पर, चलने के स्टाइल की वजह से इसे नाची के नाम से ये जाना जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सबसे छोटे साइज़ का जो जानवर है टेडी, इसके बारे में कुछ बताएं। टेडी नस्ल का जानवर पाकिस्तान में बहुत मशहूर है गोश्त की पैदावार के लिए, क्योंकि इसका जो जिस्म की बनावट इस किस्म की है कि छोटे साइज़ में बहुत अच्छी जो है मीट फॉर्मेशन देता है, अच्छे इसकी पैदावार भी अच्छी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो स्प्रिंग नमा सींगों वाला बकरा है, ये कौन सी नस्ल है? ये सर स्पायरल इसके सींग होते हैं, और आपने नाम सुना होगा पुअरमैन काउस। पुअरमैन काउस यानी कि गरीब के लिए जो एज ए काउ पर्पस करे कि दूध की पैदावार भी इसकी अच्छी हो, DDP नस्ल। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जानवर पाकिस्तान का कीमती सरमाया है, मगर अफसोस की बात यह है कि इनको कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, लार्ज स्केल के फार्म नहीं बनाए जा रहे। अगर हमारे यहाँ लार्ज स्केल के फार्म बन जाएं और इसकी एक्सपोर्ट की इतनी पोटेंशियल है कि हमारे फार्मर भी खुशहाल हो सकते हैं। चंद बड़े ममालिक में शीप गोट फार्म पर टोटल मिक्स राशन इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ फसलों का साइलेज और हे शामिल होती है। इसके अलावा खुराक के
दीगर अज्जा भी टोटल मिक्स राशन में ही शामिल कर दिए जाते हैं। मगर पाकिस्तान में अभी तक हम सब्ज़ चारा और तूड़ी के ऊपर जानवरों की परवरिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बड़ा स्केल करने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि TMR इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं और सब्ज़ चारा और तूड़ी खिलाने से क्या नुकसानात होते हैं। जानवरों की फीड के माहिरीन के मुताबिक छोटे जानवरों को सब्ज़ चारा खिलाना नुकसान का बायस बनता है, इसलिए लाइव स्टॉक में तरक्की याफ्ता ममालिक इन जानवरों को टोटल मिक्स राशन खिलाते हैं, जिसमें तमाम जरूरी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो इन जानवरों को दरकार होते हैं। सब्ज़ चारे का एक नुकसान ये भी है कि इसे रोज खेत से काटना पड़ता है, जो ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, बारिश और मौसमी हालात में मुश्किल हो सकता है और जानवर भूखे रह सकते हैं। जानवरों की ग़िज़ाइयत के माहिर डॉक्टर इरफान असगर साहब सर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि शीप गोट फार्मिंग के लिए बेहतरीन वंडा फार्मूलेशन क्या हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। सबसे पहले ये बताएं कि हमारे जो किसान सब्ज़ चारा इस्तेमाल करते हैं फार्म के ऊपर, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं? सब्ज़ चारे का जो सबसे ज़्यादा इशू चल रहा है कि उसको काश्त करके फिर उसको कैरी करना, कट करना, कैरी करना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट होती है। और उसके अलावा फिर उसका दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है कि जो हमारे जो फार्मर हजरात हैं उनको पता नहीं चलता कि हमने किस स्टेज के ऊपर इसकी चारे को डालेंगे तो उसकी जो एक होमोजेनाइज्ड मिक्सचर है पूरे साल में जो हम उन्होंने एक यूनिफॉर्म जो उसका जो एनिमल की बिल्कुल ठीक है, चारा मुख्तलिफ स्टेज पे अपनी ग़िज़ाइयत बदलता रहता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि TMR पाकिस्तान में जो कमर्शियल फार्म्स हैं उनके ऊपर भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? इसको अगर स्टोर किया जाए 15% ड्राई मैटर के ऊपर मॉइस्चर के ऊपर अगर इसको स्टोर कर लें और फिर पूरा साल वो उसी वनडे और उसका मिक्सचर अगर 75% अगर कंसनट्रेट और साथ 25% ये साथ है और मिक्स करके एक टोटल कंप्लीट अगर एक TMR की फार्म में एनिमल को देंगे तो फिर वो कैलकुलेशन भी बड़ी अच्छी अपने एनिमल्स की कर सकते हैं कि हमने क्या दिया और उसके रिटर्न में हमने क्या खिलाया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि बेस्ट फार्मूलेशन क्या है TMR की जो हम भेड़ बकरियों के लिए तैयार करते हैं? एक तो आप जो बरसीम और रोड ग्रास वगैरह की जो है वो जो स्मॉल एनिमल्स हैं उसके लिए बड़ी ये बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, अगर इसको आप कंसनट्रेट के साथ अगर कुछ 75% कंसनट्रेट और 25% अगर आप ये इसके अंदर ऐड कर लें और बाकी सारे ये लवाजमात ये जितने भी ग्रीन फॉडर वगैरह वाले अगर आप ख़त्म कर भी दें तो ये बड़ा एक बेहतरीन मिक्सचर होगा जो 55 रुपये से 60 रुपये के करीब कॉस्ट करेगा और ये एनिमल के लिए बेनिफिशियल होगा। डॉक्टर साहब क्या छोटे जानवरों को साइलेज डाला जा सकता है? इसमें थोड़ा सा ये है कि एसिडिटी का इशू हो सकता है, लेकिन उसमें आप उसमें सोडा बाइकार वगैरह यूज़ करके तो आप इसके र्यूमन की pH वगैरह को आप मेंटेन कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो हम TMR जानवरों को फीड करवाएंगे उसका पर डे का खर्चा कितना आएगा और जानवर पर डे कितना वेट गेन करेगा और फार्मर जो है उसको फी जानवर कितने पैसे बचेंगे? 1.25 kg खा रहा है तो ये तकरीबन को 70 से 75 रुपये उसका खर्चा होगा, तो पर डे वो तकरीबन 20 से 25 रुपये सारी कॉस्ट वगैरह डाल के वो एनिमल से गेन ले सकता है। डॉक्टर साहब नए फार्मर्स के लिए आप कोई एडवाइस करें कि छोटे जानवरों के लिए चारा और ख़ास तौर पे TMR में वो क्या इस्तेमाल करें और किस तरह ज़्यादा मुनाफा कमाएं? सारी हमारी लैंड जा रही है कैश क्रॉप की तरफ। जिस तरह ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उसके लिए हमें कैश क्रॉप के लिए उसको स्पेयर करना पड़ेगा लैंड को, तो उसके लिए बेहतर ये कि वो कट करके उसको आप सारा साल ड्राई करके सारा साल अगर आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रह जाएगा, उसके बजाय इसके कि आप उसको 4 महीने 5 महीने के लिए आप क्रॉप को खड़ी रखें। डॉक्टर साहब दुनिया में अब जो फैटनिंग फार्म्स हैं या मटन के फैटनिंग फार्म्स हैं वो इस वक्त इंडस्ट्रियल जो रॉ मटेरियल होता है उसके ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, तो पाकिस्तान में ये आपको मुस्तकबिल क्रीम में ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? जी अब थोड़ा सा ट्रेंड बन रहा है इस साइड पे और हमारा सर्वाइवल ही इस बेस के ऊपर है कि अगर हम इसको इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स की तरफ अगर लेके जाएं। जी डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जब तक हम अपनी फीड की कैलकुलेशंस नहीं करेंगे और हमारा जानवर जितना वज़न दे रहा है उस हिसाब से हम अपनी फीड को अकोमोडेट नहीं करेंगे तो यकीनन आपका फार्म जो है वो मुनाफा बख्श नहीं है। लाइव स्टॉक फार्म की तरक्की के लिए मुल्क भर में फैला हुआ हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर, 118 मिलियन से जायद जानवर, 12 करोड़ से जायद किसान जो फार्मिंग कर सकते हैं, मगर इसके बावजूद आज तक हम कमर्शियल शीप गोट फार्मिंग की बुनियाद भी नहीं रख सके। यही वजह है कि जानवरों की तादाद के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क
एक्सपोर्ट में 1% का हिस्सेदार भी नहीं है। हुकूमती सपोर्ट और अमली तरबियत ना होने के बायस किसान आज तक अपने रवायती तरीके से बाहर ही नहीं निकल पाए। दुनिया के अक्सर ममालिक में मीट फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है, मगर हमारे यहाँ ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। अमेरिका में गोश्त वाले जानवर पालने पर 1 पाउंड $1 मंसूबे के तहत किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी दी जाती है। पाकिस्तान में भी किसानों को कमर्शियल फार्म बनाने के लिए तरबियत, माली इमदाद और कंफर्म क्लाइंट दिए जाएं तो ये सेक्टर भी तरक्की कर सकता है। क्या वजह है कि तमाम तर वसाइल होने के बावजूद हम पाकिस्तान में कमर्शियल स्केल के मटन फार्म नहीं बना सके? ये वजूहात जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मकसूद अख्तर साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं तजुर्बाती लाइफ स्टॉक फार्म बहादुर नगर ओकाड़ा के। उनसे चंद वजूहात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फरमाइए, क्या वजह है कि तमाम तर वसाइल होने के बावजूद हम पीछे रह गए हैं बहुत? ना हम एक्सपोर्ट में किसी जगह रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ना हमारे पास कमर्शियल फार्म्स हैं, ना हमारे फार्मर्स की ट्रेनिंग है और ना ही हमारे पास बैक एंड सप्लाई चेन है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारे पास 81 मिलियन से ज़्यादा गोट है और 42 मिलियन से ज़्यादा जो है वो शीप है और इसकी बहुत सारी 26 ब्रीड्स हैं डिफरेंट थ्रू आउट द कंट्री और दूसरा में इसकी शीप की भी 26 हैं। लेकिन इसके जो आपने ये क्वेश्चन किया ये बड़ा रेलेवेंट है। इसके डिफरेंट फैक्टर हैं। एक तो ये ज़्यादातर जो गोट एंड शीप की है ये उन एरियाज़ में है यहाँ ग्रेजिंग अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। सब में इसमें जो मेन स्टेक होल्डर है वो बलूचिस्तान प्रोविंस है। सेकंड हमारा जो पंजाब है उसका चोलिस्तान और ये साउथ पंजाब है, वहाँ ज़्यादा है जहाँ के इरीगेटेड लैंड नहीं है। और इसी तरह सिंध का भी जो थल का एरिया है वहाँ यहाँ ज़्यादा शीप एंड फार्मिंग है क्योंकि वहाँ ग्रेजिंग और ब्रोजिंग फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। मेनली जो हमारी गोट है वो ब्रोज़र है और जो हमारी शीप है वो ग्रेजिंग। और उन एरियाज़ में उस वक्त के उस तरह की ना तो डेवलपमेंट है ना कोई ऐसा मार्केटिंग सेटअप है। दूसरा इसमें अभी तक वो टेक्नोलॉजी या ट्रेनिंग जो हम लाइफ स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं बड़े जानवर उस पे ये फार्मर की ना ट्रेनिंग भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल AI की सर्विसेज इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ब्रीड कंजर्वेशन के हवाले से बात की जाए तो वो भी काफ़ी डिटीरियोरेट हो रही है। फिर ब्रीडिंग प्लान के हवाले से भी काफ़ी इन ब्रीडिंग की वजह से इनका ग्रोथ फैक्टर जो है वो कम सब जो मॉडर्न टेक्निक्स चल रही हैं गोट फार्मिंग और उनकी बात करें तो उसमें जैसे आपने जिक्र किया जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो टॉप पे है और दुनिया में ये बड़ी कॉमन है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसकी बुनियाद भी नहीं रखी गई। तो आप क्या समझते हैं कि हम क्यों पीछे हैं इस सेक्टर में और कब तक उम्मीद की जा रही है कि AI की सर्विसेज स्मॉल रूमिनेंट्स में आ जाएंगी? अगर गोट की बात की जाए तो इसमें भी सीमन इलरी का एक प्रोजेक्ट था, उसके तहत हमने AI की एफर्ट शुरू की है इलरी में और इसका सीमन इस वक्त भी SPU में गोट का हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं कि जब तक इसकी हमें सिलेक्शन या आप ना करेंगे हम इसकी पेडिग्री परफॉर्मेंस के बाद कि कौन से मेल के ज़रिए जिनमें जेनेटिक पोटेंशियल बहुत बेहतर है उनकी सिलेक्शन ना की जाए फिर उसके बाद इसका कोई ऐसा सच AI का यूज़ नहीं है। सर ये फरमाएं कि हमारे पास इस वक्त जो कमर्शियल स्केल का फार्म है अगर ट्रू सेंस में देखा जाए तो वो एक भी नहीं है। क्या वजह है, क्यों नहीं बन रहे और कब तक आप कोई गवर्नमेंट का ऐसा प्लान हो कि फ्यूचर में हम वो फार्म बनाएं ताकि ये सेक्टर तरक्की करे? बहुत सारे कमर्शियल लोग जो हैं वो इसमें आ चुके हैं, वो काम कर रहे हैं जिनकी स्ट्रेंथ 2000 से अबव है। लेकिन जो ही हमारी ये एक्सपोर्ट पॉलिसी बेहतर होगी हमें अलाउ हो जाता है OIC के जो हमारे थोड़ा हम स्टैंडर्ड मीट कर लेते हैं डिज़ीज़ फ्री जोन के हवाले से जो हमारी हर्डल्स हैं अगर वो क्लियर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर कमर्शियल साइड पे भी एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। जो सबसे बड़ी हर्डल है हमारे मटन एक्सपोर्ट में वो हम हाई एंड मार्केट्स में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डिजीज़ फ्री जोन्स नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है ये बहुत देर नहीं हमने कर दी और अभी भी हमने कोई स्टेप नहीं लिया? नहीं, आप तो माशाल्लाह हमने स्टेप ले लिया है। एक डिज़ीज़ फ्री जोन जो है ये इधर शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में हमारा इस्टेब्लिश हो चुका है और अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मुजफ्फरगढ़ में भी हम। लेकिन सर मेरी इत्तला के मुताबिक ये मीट एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, ये बफलो के लिए है और मिल्क के लिए। मीट एक्सपोर्ट के लिए भी एक जो मुजफ्फरगढ़ में है वो भी एक बहुत बड़ा फार्म, वहाँ भी हम डिज़ीज़ फ्री जोन। अब ये हम गवर्नमेंट की पॉलिसी है डिपार्टमेंट की पर्टिकुलरली वो देख रहे हैं कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में
इस तरह के डिज़ीज़ फ्री जोन हों जहाँ जितने भी लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट हैं या लाइफ स्टॉक एनिमल हैं उनको एक्सपोर्ट करने की परमिशन। सर बड़ा सूटेबल एरिया था चोलिस्तान, वो हम कोई 15 साल से उस पर काम भी कर रहे थे कि उसको हमने डिजीज़ फ्री जोन बनाना था और बड़ा वो फेवरेबल बनता है सारा, तो उसके ऊपर हम क्यों नहीं काम कर रहे हैं? हम बाकी कॉर्नर्स ढूंढ रहे हैं जबकि एक जो एरिया हमारे पास है बड़ा ज़बरदस्त, उस पर हम वर्किंग क्यों नहीं कर रहे? उस पर वर्किंग अभी चल रही है और ऑलमोस्ट उसमें काफ़ी जितने भी टारगेट थे वो चोलिस्तान के हवाले से वो डिपार्टमेंट ने अचीव कर लिए हैं। वो शायद इस पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह विद इन ईयर और सो उसकी भी डिजीज़ फ्री जोन डिक्लेरेशन हो जाएगी। सर कब तक किसानों को अच्छी खबर मिलेगी कि ये सेक्टर तरक्की की तरफ जा रहा है, इसमें हम मॉडर्न टेक्निक्स लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट दे रही है फार्मर्स को? अगर हम इसका देखें पूरा इसका लास्ट ईयर सेंसस सर्वे करें तो ये सिर्फ चंद सालों से, चंद डेकेड से ये अभी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ तवज्जो दी है। पर्टिकुलरली जब ये एनर्जी क्राइसिस आया है या टेक्सटाइल वाले, तो फिर हमने इसको लाइफ स्टॉक की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो हुई है। तो अब तो हर गवर्नमेंट वो फेडरल लेवल पे है, प्रोविंशियल लेवल पे है, वो सभी लाइफ स्टॉक की डेवलपमेंट पे तवज्जो देना शुरू हो गई है। डॉक्टर मकसूद अख्तर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जब तक हम किसानों को मॉडर्न टेक्निक्स नहीं देंगे, जब तक हम किसानों को सहूलियात नहीं देंगे, जब तक हम किसानों को ट्रेनिंग्स नहीं देंगे, ये सेक्टर तरक्की नहीं कर सकता। मटन फार्मिंग एक इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 30% से भी ज्यादा है। किसान मुख्तसर अरसे में दीगर फसलों और फार्मिंग की निस्बत मटन फार्मिंग से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, मगर इसके लिए कमर्शियल फार्म्स का होना जरूरी है। रवायती तरीके से फार्मिंग मुनाफा बख्श नहीं हो सकती। आज के प्रोग्राम में हम आपको कमर्शियल फार्म बनाने के तरीके बता चुके। अगले प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रोसेसर और मीट एक्सपोर्टर से और आपको बताएंगे कि अगर आप भी मटन फार्म बनाकर मीट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीका है और उससे कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। यह था आज का प्रोग्राम। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।